चलिए स्टार्ट करेंगे। इनकम टैक्स साउंड चेक कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। इनकम टैक्स साउंड चेक कर लेते हैं। साउंड तो ठीक है। चलिए कंटिन्यू कर रहे हैं। कल देख रहे थे लास्ट हम इंट्रोडक्शन में स्लैब रेट्स के बारे में कल सारा कैलकुलेशन सीखा। इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, ये सारी जो कैटेगरीज है उनके ऊपर लगने वाला टैक्स रेट हमने डिस्कस किया था और काफी सारे पॉइंट्स अपन ने कवर किए। बेसिक स्लैब रेट्स देखे। स्लैब रेट्स में वेरिएशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज क्राइटेरिया। 0 to 60, 60 to 80, 80 एंड अबव, ये तीन रेंजेस थी। फिर हमने देखा कि आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, उस पर डिपेंड करेगा कि बेसिक एग्जेम्पशन कितना रहेगा। नॉर्मल बेसिक एग्जेम्पशन 2.5 लाख, अगर 60 प्लस हो तो 3 लाख, और 80 प्लस है तो फिर 80 या 80 प्लस हो तो 5 लाख। ठीक है, वैसे तीन रेंज थी। उसके ऊपर फिर टैक्स रेट जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है स्लैब वाइज, वैसे टैक्स रेट बढ़ता रहता है। 5%, 20%, 30%, ऐसी रेंज में जा रहा था। ये सब हमने देखा। फिर इसके बाद इसमें और चीजें ऐड होती है। फिर टैक्स कैलकुलेट करने के बाद एक सरचार्ज भी आ जाता है, एडिशनल टैक्स ऑन द टैक्स लायबिलिटी। वो डिपेंड करेगा कि आपकी टोटल इनकम हाई एंड रेंज में है या नहीं। तो हमने देखा 50 लाख से ऊपर जाएगा तो 10% आपको सरचार्ज पे करना है। सरचार्ज इनकम पे नहीं लगता है, सरचार्ज टैक्स लायबिलिटी पे लगता है। तो जो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी है उसके ऊपर एडिशनल सरचार्ज लगेगा। फिर 1 करोड़ से ऊपर अगर आपकी टोटल इनकम जा रही है तो टैक्स लायबिलिटी पे 15%। उससे ऊपर जा रहा है तो 25%, 1 से 2 करोड़ में। और 2 करोड़ से ऊपर 2 से 5, सॉरी, 1 से 2 में 15। 1 से 2 में 15%, 2 से 5 में 25, और 5 से ऊपर जाएगा तो 37%। ये हमने रेंज देखी। अब जैसे ही सरचार्ज की बात आती है साथ में एक पॉइंट आ जाता है मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ का प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट होता है बिकॉज कुछ पॉइंट पे ऐसा होता है कि जहाँ पे ना सरचार्ज की वजह से आपकी इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी आपकी इंक्रीमेंटल इनकम से ज्यादा हो जाती है। कल हम देख रहे थे 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाया, टैक्स लग गया 1,65,000। तो इतना एक्स्ट्रा टैक्स कैसे पे करें ना, जितना कमाया नहीं उससे ज्यादा कोई टैक्स तो दे ही नहीं सकता ना। मैक्सिमम उतना टैक्स ले सकते हैं जितना कमाया होगा। इन्होंने इस पॉइंट पे वही किया, जितना एक्स्ट्रा कमाया पूरा ले गए। बट उसके ऊपर का तो रिलीफ देना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई कंडीशन है ही नहीं। तो ये पॉइंट्स हमने देखे। अब इसमें देख रहे थे चेक पॉइंट्स होते हैं 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। उसके राइट साइड पे थोड़ी सी सरप्लस इनकम अगर होती है तो मार्जिनल रिलीफ आने के चांसेस रहते हैं, जो आपको चेक कर लेना चाहिए। तो ये हम देखेंगे। फिर एक रिबेट वाला पॉइंट देखा, सेक्शन 87 कैपिटल ए। तो रिबेट में बात हो रही थी कि जहां पे आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो वहां पे आपका जो टैक्स लायबिलिटी होगी उसमें अप टू 12,500 रुपीज का डिस्काउंट है। लिखने का तरीका ड्राफ्टिंग उन्होंने कैसे किया, 100% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी और 12,500 रुपीज विच एवर इज लेस। ऐसा नहीं लिखा नहीं है कि 12,500 फ्लैट डिस्काउंट। अगर ये लिख देते ना तो कैशबैक देना पड़ता, वैसी कंडीशन हो जाती है। ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है लिखते टाइम। उनके माइंड में क्लियर था कि 12,500 रुपए तक हमें टैक्स लेना नहीं है, तो डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखा 12,500 का डिस्काउंट। आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ रही है 9,000 और वहां पे क्या लिखा है 12,500 का डिस्काउंट। तो आप बोलोगे बाकी 3,500 मेरा तो लॉस हो गया, तो आप गवर्नमेंट से 3,500 रुपये वापस मांगोगे। इस चक्कर में जो कुछ नहीं कमाते वो भी रिटर्न भरेगा, 5-6 हजार का टैक्स दिखाएगा और ऊपर का 6-7 हजार रुपये रिफंड मांगेगा। तो पता चला गवर्नमेंट टैक्स भर रही है हर साल, वैसा हो जाएगा। तो क्लियर लिख दिया 100% ऑफ योर टैक्स लाइबिलिटी और 12,500 रुपीज विच एवर इज लेस। तो अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 9,000 है तो रिबेट 9,000 ही रहेगा। तो मैक्सिमम रिबेट इज 12,500। तो यहाँ पे पता चलता है कि 5 लाख रुपए तक की जो टोटल इनकम है उसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। उस पर आपका टैक्स अल्टीमेटली आफ्टर रिबेट जीरो हो जाएगा। ये पॉइंट है, ठीक है। चलो, तो ये सब कंडीशन थी। अब मैंने आपको कल बोला भी था कि वो सरचार्ज वाला जो है मार्जिनल रिलीफ वाला चेक पॉइंट, उसके ऊपर ही सम स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा और कैलकुलेशन भी समझ लेंगे। तो उसी से स्टार्ट करते हैं। जो असेसी है उसकी टोटल इनकम अज्यूम कर रहे हैं 1 करोड़ 1 लाख, यही कल एग्जाम्पल लिया। और एज 50, रेसिडेंट, इंडिविजुअल। अब कैलकुलेट करना है कि इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी और मार्जिनल रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा वो देखना है।
चलिए ट्राई करेंगे, तो पहले आप स्टार्ट करो। 1 करोड़ 1 लाख पे क्या होगा वो गिनो, उसके बाद ये 1 करोड़ पे भी गिनना है, दोनों से एक पॉइंट पे गिनना है, दोनों पे कैलकुलेट कर दो, उसके बाद कंपेरिजन कर। बोलो 1 करोड़ 1 लाख पे स्लैब रेट से कितना टैक्स आ रहा है? ये भी सरचार्ज है, बिफोर सरचार्ज, ठीक है। पैसे After surcharge, 22,68,875. Plus नहीं नहीं, वो अभी नहीं करना, वो रिलीफ के बाद देखेंगे। ये सरचार्ज आपने लगाया 15%, ठीक है। अब 1 करोड़ पे भी चेक करना पड़ेगा, तो अगर टोटल इनकम एग्जैक्टली 1 CR है तो टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है बिफोर सरचार्ज? सरचार्ज 15 लगा है ना, 1 करोड़ से ऊपर 15% है, हाँ। और एग्जैक्ट 1 करोड़ पे गिनो। 1 करोड़ पे 10 लाख, हाँ। surcharge, 30,93,750. हम्म, अब देख लो कंपैरिजन। 1 करोड़ से इनकम बढ़ के 1 करोड़ 1 लाख हो गई, इंक्रीमेंटल इनकम कितनी? 1 लाख। नहीं, लिख के तो दिखाना पड़ेगा, सॉल्यूशन का पार्ट। 1 लाख रुपए आपकी इंक्रीमेंटल इनकम, इनकम बढ़ गई, उसके सामने टैक्स कितना बढ़ गया, ये डिफरेंस निकाल के देखो। 175,125. कल फॉर्मूला ऐसे ही बनाया था ना, इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी माइनस इंक्रीमेंटल इनकम, जो डिफरेंस का अमाउंट है वो है आपका मार्जिनल रिलीफ। भाई 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाया है तो उसमें उसमें से टैक्स देना है ना, तो ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए दोगे, उससे ऊपर तो दोगे नहीं। यहाँ पे वो लोग 1,75,000 मांग रहे सरप्लस, इतना टैक्स क्यों भरेंगे? तो मैक्सिमम टैक्स तो उतना ही भरेंगे जितना कमाया है, उससे ऊपर तो कोई नहीं देगा। तो पूरा 1 लाख रुपए तो मांग रहे हैं फिर भी, थोड़ा ऐसे बेशर्मी वाली बात होगी। जब 1 लाख रुपए ही इंक्रीमेंटल कमाया है
तो मेरे हिसाब से तो ये कंसेप्ट भी गलत है। तो मैंने कमाया क्यों फिर, सारा सरकार ले गई, तो 1 लाख रुपए मुझे क्या मिला? तो अल्टीमेटली ना वो 1 लाख रुपीज पे भी ना इनको कुछ मैक्सिमम स्लैब रेट लगा देना चाहिए था कि इंक्रीमेंटल इनकम पे आपको 30% देना है, बाकी का पूरा रिलीफ मिलना चाहिए था। इन्होंने रिलीफ देते देते भी अपनी करवा ली। आइडियली ये पैसा तो वो किसी भी नाम से मांग ही नहीं सकते, जो कमाया नहीं वो कहाँ से दूंगा मैं, तो ये तो बनता ही नहीं है। लेकिन जो कमाया वो पूरा ले गए, उसमें से कुछ हिस्सा लेके जाओ ना, टैक्स का मतलब एक पोर्शन होता है, आप तो पूरा ले गए। मतलब 1 करोड़ से ऊपर मैंने जो कमाया 1 लाख रुपए, गवर्नमेंट पूरा ही लेके चली गई। तो आइडियली वो सही नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए था। लेकिन जो है रिलीफ के नाम पे इतना ही रिलीफ दिया। अब हमें मतलब कंप्लीट भी करना है ना कैलकुलेशन। तो अपना जो टैक्स का अमाउंट आ रहा था वो अभी तक ये था, इसमें से मिलेगा रिलीफ। अब देखो बचेगा कितना। वो आपको कंपैरिजन में दिख ही जाएगा, 1 लाख रुपए ऊपर का ले गए पूरा। अब ये 31,93,750 जो आया आपका, इस पे आएगा 4% सेस, प्लस करके जो अमाउंट बनेगा वो देख लो। और अगर उसमें राउंडिंग ऑफ की रिक्वायरमेंट है तो कर लो। ठीक है। बोलो, आ गया आंसर? फाइनली नंबर आ रहा है सबका? नहीं। हम्म। यहाँ से आया, कैसे आया बता रहा हूँ। इंक्रीमेंटल इनकम आपकी 1 लाख रुपए, और इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी, इसका डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस, वो आएगा 1,75,125। अब 175 वो मांग रहे हैं, लेकिन कमाया तो 1 लाख ही है ना, तो मैक्सिमम कितना टैक्स भरोगे? 1 लाख। तो बाकी का जो है ना, ये 75,125, ये आपको मिलेगा रिलीफ, डिस्काउंट। आपका एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी वाला केस तो ये था ना, 1 करोड़ 1 लाख वाला, तो उसमें जो टैक्स बन रहा था उसी में से तो लोगे मार्जिनल रिलीफ, वहां से लेस कर दिया जो बचा हुआ ये, इसके ऊपर आ गया 4% हेल्थ एंड एजुकेशन। अच्छा अच्छा, हाँ ये मेन कैलकुलेशन मार्जिन रिलीफ का। इसके लिए कल मैंने इसको एज अ फॉर्मूला लिखवाया था, इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी माइनस इंक्रीमेंटल इनकम। अगर ये अमाउंट पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स इट इज रिलीफ, वैसा। और कंसेप्चुअली तो आपको बता ही दिया कि क्या होता है वैसा। बोलो, अब कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक समझ आया? तो ये था। अब इसमें गलती क्या हो जाती है, कितनी बार स्टूडेंट्स है ये 1 करोड़ जो कंपेरिजन पे गिन रहे होते हैं ना, उसमें ये लगाना भूल जाते हैं। सरचार्ज लगाया नहीं, वो उस पर 15% ले लिया, पर 1 करोड़ पे सरचार्ज लगाना भूल गए, वहां से पूरा आंसर गलत हो गया फिर। तो ये नहीं भूलना है, ये ध्यान रखना है। 50 लाख वाले बात अलग है, कल जो कराया था 51 लाख वाला, 51 लाख पे 10% सरचार्ज है, 50 लाख पे कुछ नहीं है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी वैसा। बोलो, ये कंप्लीट, आगे बढ़े आप? तो ये इंडिविजुअल वाले पॉइंट में आपका सरचार्ज, मार्जिन रिलीफ, ये सब कवर अप हो गया। अब आगे की स्टोरी देख लेते हैं। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, अब है ना स्लैब रेट खत्म हो गए, अब तो और इजी हो गया, सीधा फ्लैट रेट, कोई झमेला है ही नहीं। जितनी भी टोटल इनकम है ना, उसमें फ्लैट रेट लगा दो 30%, बात खत्म। तो पार्टनरशिप फॉर्म वाले केस में टैक्सेबिलिटी जो है वो 30% फ्लैट रेट पे है, और सरचार्ज का जो रेट है ना वो 12% है, जो 1 करोड़ से ऊपर होगा वैसे। इसमें कैलकुलेशन में तो कोई परेशानी होगी ही नहीं। अगर आपको टोटल इनकम दे रखे हो, देखो महंगा कितना पड़ता है। अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म चला रहा हूँ मैं, उसमें टोटल इनकम दिखा रहा हूँ 1 लाख रुपए, और टोटल इनकम 1 लाख रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी 30% टैक्स, तो सीधा 30,000 जो है वो टैक्स लायबिलिटी में चला जाएगा।
ये थोड़ा हेवी रेट हो जाता है वैसे। बस ये तो कंप्यूटेशन, और तो कुछ करना ही नहीं। दूसरा, जो सरचार्ज वाला प्रोविजन है, उसमें एक ही रेट है। 1 करोड़ से ऊपर अगर आपकी टोटल इनकम जाती है, तो जो सरचार्ज लगेगा वो कितना लगेगा? 12%। एक ही रेट है। तो अभी इंडिविजुअल्स में तो क्या, वो पांच पांच रेट लगा दिए, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, या ऐसा नहीं है। सिंगल कंडीशन है, तो याद रखना और इजी। ये पॉइंट हो गया। मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट यहाँ पे भी आएगा, ये बाई डिफॉल्ट है। जहां सरचार्ज आएगा वहां रिलीफ आने ही वाला है, वो अंडरस्टूड है, बिकॉज सरचार्ज और रिलीफ साथ में चलते हैं। तो यहाँ पे भी अगर इनकम 1 करोड़ से थोड़ी सी ऊपर है, तो आपको रिलीफ वैसे ही गिनना पड़ेगा जैसे अभी इंडिविजुअल वाले केस में अपन गिन रहे थे। ट्राई कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि फ्लैट रेट है, या कैलकुलेशन और जल्दी हो जाएगा। अगर एक पर्टिकुलर केस में हम किसी फर्म की टोटल इनकम ले रहे हैं 1.05 CR, 1 करोड़ 5 लाख, ये फर्म की टोटल इनकम है। अब इस पे आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, कंसिडरिंग सरचार्ज, रिलीफ, सेस, एवरीथिंग। तो क्या आंसर आएगा वो देखना है। करो कैलकुलेट। ये हटा देता हूँ। सीधा 30% ही तो लेना है। ये है, सरचार्ज लगेगा 12%। ऐड करो कितना हो रहा है। ये हो गया विद सरचार्ज। अब चेक पॉइंट है अपना 1 करोड़, तो 1 करोड़ पे भी तो गिनना पड़ेगा कि अगर टोटल इनकम 1 CR होती तो क्या होता, तो उस पर 30% आता, 30 लाख। सरचार्ज आता क्या 1 करोड़ पे? नहीं, क्योंकि एक ही तो रेट है। अब आपको देखना है इंक्रीमेंटल इनकम, इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी। आपने 1 करोड़ के कंपैरिजन में 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाए, और आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बढ़ गई वो देख लो। 30 लाख से टैक्स बढ़ के हो गया 35,28,000। जो टैक्स लायबिलिटी बढ़ी ना, वो बढ़ी 5,28,000। सही है। 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाए, 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाए, और उसके सामने 5,28,000 रुपए जो है मेरी टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई। तो जितना कमाया उससे ज्यादा भरो, वो तो होना नहीं चाहिए। तो ऊपर का जो 28,000 है ना, वो मिल जाएगा रिलीफ। दिस इज मार्जिनल रिलीफ। तो मेहरबानी नहीं की उन्होंने, ये तो लीगली वो लोग चार्ज कर भी नहीं सकते, वैसा हो गया। बट अब ये सोचो, ऊपर के 5 लाख तो पूरे ले गए। ये बहुत गलत चीज है। कौन से 5 लाख? ये वाले। ये कंपैरिजन किया ना। देखो, हमारी एक्चुअल टोटल इनकम 1 करोड़ 5 लाख है, ये हमारी एक्चुअल इनकम है। इसके ऊपर जब हमने टैक्स कैलकुलेट किया तो ये सरचार्ज आ गया। अब जहां सरचार्ज आता है वहां रिलीफ चेक करना पड़ता है। तो मैं रिलीफ के लिए कंपैरिजन करूं किससे? तो मैं वो चेक पॉइंट से कंपैरिजन करूंगा जिस चेक पॉइंट पे सरचार्ज का रेट चेंज होता है। तो यहाँ पे ना पार्टनरशिप फॉर्म के केस में चेक पॉइंट है 1 करोड़। 1 करोड़ के उस तरफ कोई सरचार्ज नहीं है, लेकिन 1 करोड़ क्रॉस करते ही सरचार्ज है। तो चेक पॉइंट कौन सा हो गया? 1 करोड़। इसलिए मैंने 1 करोड़ लिया। अब जब मैं 1 करोड़ के ऊपर टैक्स लायबिलिटी गिन रहा हूँ तो वो इतनी आ रही है। तो मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ 1 करोड़ का विथ दिस। तो मेरी इंक्रीमेंटल इनकम कितनी है? 5 लाख रुपए। कि 1 करोड़ तक सरचार्ज नहीं था, जैसे 1 करोड़ से ऊपर कमाया सरचार्ज आ गया। तो भाई मैंने कितना ऊपर कमाया? 5 लाख। और उसके सामने मेरा टैक्स कितना बढ़ा? तो भाई 5,28,000। तो 5 लाख रुपए अगर मैं सरप्लस कमा रहा हूँ चेक पॉइंट से ऊपर, तो सामने टैक्स 5,28,000 थोड़ी ना भरूंगा। तो ऊपर का 28,000 उन्होंने दे दिया रिलीफ, लेकिन बाकी के 5 लाख पूरे ले जाएंगे। टेक्निकली तो ये भी गलत ही है, बट अब रूल है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। अनफेयर हो गया ये। इनलीगल भले ना हो, लेकिन ऐसा रूल नहीं होना चाहिए। अब आपकी टैक्स लायबिलिटी हो रही थी 35,28,000। इसमें से आप रिलीफ ले सकते हो ना 28,000 रुपए का। बचा कितना? 35 लाख। 35 लाख का मतलब हो गया वो पूरे 5 लाख ले गए। अब ये 35 लाख पे लास्ट में क्या आएगा? 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो प्लस कर दो 4%, जो आया वो फाइनल आंसर। देख लो। अब कुछ कंफ्यूजन है, नहीं समझ आ रहा तो बताओ।
बोलो, फाइनल कैलकुलेशन सबका है। एजेपी मतलब आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, कोई भी और जो किसी कैटेगरी में स्पेसिफिक कवर नहीं हो गया, फिर रह गया हो, कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन अदर देन कंपनी एंड एवरीथिंग, तो वो इसमें आ जाएगा। मिसलिनियस कैटेगरी होगी वैसे, इसमें वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और वो सब जो है वो भी लोकल अथॉरिटी में आ जाती है, लेकिन कहीं भी कोई स्पेसिफिक कैटेगरी में कवर नहीं हो रहा तो उसके लिए ओपन एंडेड कैटेगरी रखी है वैसा। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी हो गया। अब चलते हैं कंपनी वाली कैटेगरी पे। कंपनीज के लिए टैक्स रेट कैसा है? अब कंपनीज में दो कैटेगरी हो जाएगी ना फिर, एक इंडियन और एक फॉरेन। और जो इंडियन कंपनी है उनके ऊपर अगेन फ्लैट रेट ऑफ टैक्स 30%, और जो फॉरेन कंपनी है उनके ऊपर 40%। क्या रेट लगा रहे थे, 40% टैक्स? मतलब कंपनी क्या कमाएगी और गवर्नमेंट को क्या देगी, वैसी बात होगी। 40% तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्स हो गया, लेकिन फॉरेन कंपनीज पे इतना टैक्स लग रहा है, तो रेट तो यहीं पे खत्म, फ्लैट रेट ऑफ टैक्स है इसमें, तो और कोई स्लैब वाला पार्ट आएगा नहीं। बात आ जाती है सरचार्ज की। तो सरचार्ज दोनों पे लगेगा, अगेन इंडियन कंपनी पे भी और फॉरेन कंपनी पे भी रेट डिफर करेंगे। 1 करोड़ के ऊपर जाते हैं तो सरचार्ज लगता है, यहाँ पे सरचार्ज का रेट 7%। और अगर 10 करोड़ के ऊपर जाते हैं तो सरचार्ज का रेट 12%। तो दो रेट्स। फॉर्म में अभी एक ही था, 1 करोड़ से ऊपर गया तो 12% सरचार्ज, बाकी कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पे दो रेट्स हो गए, 1 to 10 करोड़ रुपए 7%, 10 करोड़ से ऊपर जाएगा तो 12%। और यही रेट फॉरेन कंपनीज में कम है, 2% और 5% वैसे रखा है। इनका ऑलरेडी बेसिक रेट हैवी है ना, फिर इन पे सरचार्ज भी इतना ज्यादा लगा देंगे तो बेचारे कमाएंगे क्या? तो वो भी देखना पड़ता है कि उतना उनको बर्डन नहीं डालना है कि इंडिया से भागी जाए। कंपनी जरूरी भी है इंडिया के लिए, तो टैक्स रेट लगाते हैं, लेकिन उतना आके उनके लिए एक मैक्सिमम लिमिट ब्रीच नहीं हो जाए, सोचे यार इससे तो बेटर है छोड़ो यार, बिजनेस ही नहीं करना, और ऑप्शन देख लेते हैं, वो पॉइंट नहीं आना चाहिए। तो वैसे ही बहुत एक्सट्रीम पॉइंट है, इससे और ऊपर चले गए तो भाग जाएंगे। तो टेस्ला वाले को तो अभी अभी लेके आए पकड़ के, फाइनली जैसे कैसे डील हुई। 2-3 साल से अटकी हुई थी, टेस्ला को इंडिया में आना था। गवर्नमेंट और कंपनी का स्टैंड आमने सामने ऑपोजिट हो गए। इन्होंने बोला कि भाई हमें इंडिया में टेस्ला बेचनी है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग चाइना में करेंगे। गवर्नमेंट बोला ये कैसी बात हुई, एक तो हमारे कंट्री में बेचोगे, चाइना में बना के इंपोर्ट करोगे, तो एक तो हमारा तो नुकसान ही है ना, ना यहाँ पे कोई जॉब क्रिएट होगी, सिर्फ कंजम्पशन होगा, तो हम कंज्यूमर ही बने रहेंगे, तो फिर फॉरेन रिजर्व्स का क्या होगा? यहाँ पे इंपोर्ट करोगे, पैसा चाइना वाला कमाएगा, तो वो तो सही नहीं है। तो अगर इंडिया में सेटअप करना है तो करो, अदरवाइज हम लोग अलाउ नहीं कर रहे। 2-3 साल से बात अटकी हुई है। अभी डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट बने, वहाँ पे मोदी जी मिलने गए, तो इलॉन मस्क भी वहीं पे मिलने आ गए कि चलो बात कर लेते, देखो कुछ होता है तो। अब वो मैटर जो पॉलिटिकली स्टार्ट हुआ है रेसिप्रोकल ड्यूटीज का, अब क्या हो रहा है ना, इंडिया ड्यूटी ज्यादा लगा रहा है जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में, और यूएस वाला ड्यूटी कम लगा रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला यार हम पागल थोड़ी ना बैठे,
हम लोग यहाँ से बाइक भेजते हैं हार्ली डेविडसन, तुम लगाते हो 75% ड्यूटी, तुम लोग वहां से बजाज की बाइक भेजते हो तो हम तो ड्यूटी लगा ही नहीं रहे, या तो हम भी 75 लगाएंगे या तुम भी 0 कर दो। सेम होना चाहिए ना, सेम प्रोडक्ट और कैटेगरी है, तो हमारी हमारी कंपनियां इंडिया से नहीं कमा सकती, लेकिन तुम्हारी कंपनियां यूएस में आके कमा रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। बजाज का बहुत हैवी एक्सपोर्ट है, बजाज की बाइक यूएस में बहुत एक्सपोर्ट होती है, तो अच्छा पैसा कंपनी कमा रही है। तो जब इंडियन कंपनी वहां पे बेच रही है तो फिर वहां वो लोग भी तो यहाँ पे बेच पाए, तो बोला फेयर होना चाहिए। तो उसने बहुत स्ट्रांगली बोल दिया कि फेयर होना चाहिए, नहीं तो मैं भी टैरिफ लगा दूंगा, और लगाया भी है। चाइना पे लगा दिया, एडिशनल 10% ड्यूटी लगा दी अभी चाइना से जो गुड्स इंपोर्ट होंगे। ये जो मार्केट क्रैश हो रहा है उसका रीजन यही है कि ट्रम्प वहां पे बैठ के जो भी स्टेटमेंट देता है ना, स्टॉक मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट है, बिकॉज इंप्रेशन ऐसी है कि बोले कुछ भी कर सकता है, थोड़ा सनकी टाइप का कैरेक्टर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या है क्या नहीं। अभी वो यूक्रेन वाला प्रेसिडेंट का अगर आपने 2-3 दिन पहले देखा हो वीडियो, तो उनकी जो प्रेस मीट हुई, तो जिस तरीके से वो लोग आपस में बात कर रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि यूएस का प्रेसिडेंट है यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, ऐसे लड़ाई कर रहे थे बिग बॉस का घर हो। हाँ, तो अलग तरीके से बात हो रही थी। अब मोदी जी जाते हैं वहां पे तो एकदम सब फॉर्मल चल रहा है, वो हंसी मजाक चल रहा है, ये है। और वो लोग तो झगड़ा करने पे उतर है, और ट्रम्प ने तो बराबर डांट दिया, क्या तू कर क्या रहा है, रशिया वाले से झगड़ा कर रहा है, ये है वो है, वर्ल्ड वॉर करवा देगा फालतू की, तो उसको बहुत सुनाया। तो ये भी सामने, अब क्या होता है देखो, एकदम ही सिचुएशन अलग। यूएस के प्रेसिडेंट से मिलने जा रहे हैं, तो एक डेकोरम होता है, उस चीज का प्रोटोकॉल होता है, भाई आपको रेडी कैसे होना है। वो बंदा टी शर्ट और जीन्स पहन के चला गया, वो देखा होगा आपने अगर वीडियो में। बाकी सब लोग ऐसे सूट वूट पहन के जाते हैं, प्रॉपरली ड्रेसअप होके जाते हैं। तो यूएस का जो प्रेसिडेंट के साथ उसका कोऑर्डिनेटर था, उसने मजाक भी उड़ाया, बोले यार आप सूट पहन के नहीं आए, उसने बोला तुम्हें कपड़े अच्छे नहीं लग रहे क्या। वो ऐसा चल रहा है, तो यूएस के प्रेसिडेंट के साथ पंगे ले रहा है वही बैठ के, ये सब चीजें हो रही है। तो वो लोग ऐसा है कि भाई जैसा आप करोगे वैसा हम करेंगे। अब उस चक्कर में वो ट्रेड वॉर कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पे चल रही है, और मार्केट में उसका इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये सब चीजें बहुत सोच समझ के रखनी पड़ती है कि भाई इन कंपनीज को इंडिया में कैसे अलाउ करना है कैसे नहीं, कि वो लोग आए भी और हम उनसे अच्छे से कमा भी सके। इसलिए टैक्स रेट भी बहुत हैवी लगा दिया, 40% टैक्स रेट चल रहा है वैसे, और प्लस सरचार्ज में थोड़ा बहुत रिलीफ दे दिया, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे भी मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट जो है ना, वो सेम तरीके से अप्लाई होगा। वही चेक पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, ये 1 CR और ये 10 CR। तो अगर 1 CR से थोड़ी सी प्लस होगी इनकम, या 10 CR से प्लस होगी, तो रेट चेंज होगा। 1 करोड़ तक अगर इंडियन कंपनी की बात करें तो कोई सरचार्ज नहीं है, लेकिन 1 करोड़ से ऊपर जाते ही 7% सरचार्ज हो जाएगा, और 10 करोड़ से ऊपर जाते ही 12% सरचार्ज हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है 10 करोड़ वाला, अगर कंपनी की इनकम 10 करोड़ समथिंग है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि हाँ रिलीफ का कोई स्कोप बनता है या नहीं बनता है। और हमने ये भी देखा कि कोई पॉइंट अपन फिक्स नहीं कर सकते कि इतने अमाउंट तक रिलीफ मिलता है, इसके ऊपर नहीं मिलता, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे वेरिएशन हो, तो आप कितने नंबर याद करके जाओगे। तो इसलिए बेटर है फॉर्मूला सीख लो, गिनते कैसे हैं, तो याद करने वाला चक्कर खत्म हो जाएगा। वैसे ये पॉइंट्स हो गए, बाकी कुछ है इसमें तो देख लेते हैं। एक और स्पेसिफिक पॉइंट है डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में, एक स्पेशल रेट की बात हो रही है, दिस इज ओनली फॉर इंडियन या डोमेस्टिक कंपनी। इसमें ऐसा बोला है कि 30% के बदले जो रेट लगेगा, इट विल बी 25% ओनली, डिस्काउंट हो गया। बट ये डिस्काउंट कंडीशनल है, ये उन कंपनीज पे है जिनका एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का टर्नओवर प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा नहीं था, और वो जो प्रीवियस ईयर है दैट इज 2021। तो रिसेंट प्रीवियस ईयर की बात नहीं कर रहे, अपना एवाई है 25-26, तो अपना प्रीवियस ईयर 24-25 हुआ, ये 24-25 की बात नहीं कर रहे, थोड़ी अजीब सी कंडीशन। ये बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर 2021, उसका टर्नओवर देखो, टर्नओवर सेल्स अगर 400 करोड़ रुपए से कम है तब का टर्नओवर, तो इस साल आपको जो टैक्स का रेट एप्लीकेबल होगा वो डिस्काउंटेड रहेगा 25%। ऐसी कंडीशन लगा दी। अब इसका क्या लॉजिक है पता नहीं, कहीं पे कुछ आया नहीं है, लेकिन यही कंडीशन है, वैसे चल रहा है। ठीक है, ओके। आपको अगर सम में कहीं कैलकुलेशन में टर्न ओवर दे दे, तो आप समझ जाना कि भाई ये पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, वैसा टर्न ओवर से ही आइडिया लगेगा। अदरवाइज तो मोस्टली टोटल इनकम ही दी होती है। चलो, तो ये पॉइंट कंप्लीट, कंपनी वाले में ये कंसेप्ट है। इसके बाद आ रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए स्लैब रेट जैसे ही है, बहुत बेसिक्स है। इसमें बोला अगर आपकी टोटल इनकम ना 10,000 रुपए तक है, एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, थोड़ा सेवा भाव से काम करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं नो डाउट, लेकिन मेन इंटेंशन प्रॉफिट का होता नहीं है। फिर भी इन बेचारों के ऊपर ना छोटे छोटे अमाउंट पे भी टैक्स लगा है। 10,000 रुपए तक की टोटल इनकम, उस पर 10% टैक्स, मतलब 1,000 रुपए। तो क्या ही जरूरत है, 1,000 रुपए में क्या कमा लोगे, छोड़ दो इनको। फिर बोला 10,000 से 20,000 के बीच में अगर इनकी टोटल इनकम है, तो उस रेशियो पे 20%, 10 to 20 के बीच में जितनी है उस पर 20%, और उससे ऊपर जाएगा तो 30%, वही स्लैब रेट हो गया।
इसमें भी सरचार्ज रिलीफ सेम तरीके से एप्लीकेबल है, कोई चेंज नहीं है। ये सब डिटेल्स यहाँ पे बताई गई। बोलो, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? क्लियर? फिर रिबेट वाला पॉइंट तो आपको बता दिया था, 87A वो दे रखा है नेक्स्ट। ठीक है, समझ आए? अब इसमें ना आपको एक नीचे सेक्शन 115 BAC दिखेगा। ये हर चैप्टर में इसका रेफरेंस आता रहेगा। एक्चुअली तो अलग टॉपिक ही है, बट एक बार एक थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। बहुत डेप्थ में अभी जा नहीं, मैं समझा दूंगा लेकिन आपको आइडिया नहीं लगेगा। फिर इतने टॉपिक एक साथ रिलेट होने लग जाएंगे तो वो थोड़ा हैवी हो जाएगा, बिकॉज अभी बेसिक पे है अपन। तो सिर्फ इसका आइडिया दे रहा हूँ कि है क्या। 115 BAC जो है ना, इसको बोलते हैं न्यू न्यू टैक्स रिजीम या ऑप्शनल टैक्स रिजीम वैसे बोला जाता है। टैक्सेशन का एक ऑप्शनल सिस्टम दिया हुआ है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि नॉर्मली जो अपन यहाँ स्लैब रेट देख रहे हैं, 0, फिर 5%, 20%, 30%, इस स्लैब रेट को ना क्रिटिसाइज बहुत किया गया कि यार ये क्या तरीका हुआ, 5% के बाद सीधा 20%। 5 से 10 लाख के बीच में अगर मैं कमा रहा हूँ तो उस पर सीधा 20% टैक्स रेट देना है। तो बहुत हैवी टैक्स हो जाता है उस पर। अगर आप 10 लाख रुपए तक कमा रहे हो तो 5 to 10 वाले ब्लॉक में आपका 1 लाख रुपए जा रहा है। तो यार 1 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। प्लस आप जिससे वो चार्ज कर रहे हो वो 5 से 10 लाख रुपए के बीच में कमा रहा है। तो आज 5 से 10 लाख रुपए कमाने वाला बहुत अमीर इंसान नहीं माना जाता है, ये बहुत पैसे वाला है। 10 लाख रुपए में एक फैमिली चलाओगे तो शायद कुछ बचेगा भी नहीं साल के एंड में, वो उतना नॉमिनल अमाउंट हो गया है। और आप उसमें 20% में 1 लाख रुपए टैक्स मांग रहे हो। तो इसको क्रिटिसाइज बहुत किया जाता है कि ये ज्यादा हेवी रेट है। 5% के बाद सीधा 20 पे जंप करने से पहले बीच में 10, 12, 15 कुछ रेट का आप यूज करके थोड़ा उसको रिलीफ दे सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर ज्यादा चेंजेस नहीं किए। फिर आर्ग्यूमेंट दिया गवर्नमेंट ने कि भाई अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो डिडक्शन का यूज करो ना। 80C में इन्वेस्टमेंट करो, 80D में मेडिकल पॉलिसी लो, 80G में डोनेशन करो। अब पब्लिक आर्ग्यूमेंट दे रही है कि यार वैसे पैसे नहीं बचते, इतनी महंगाई है। अब उसमें तुम बोल रहे हो टैक्स बचाने के लिए मैं 80C में जाके म्यूचुअल फंड खरीदूं, तो म्यूचुअल फंड खरीदूंगा तो फिर घर में पैसे कम पड़ जाएंगे। तो भाई हम कमा रहे हैं 5 लाख से ऊपर, 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख, लेकिन वो पूरा फैमिली को चलाने के लिए इनफ अमाउंट नहीं है। तो आपका टैक्स बचाने के चक्कर में हम इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो जो बेसिक एक्सपेंसेस है वो पूरे नहीं पड़ेंगे, तो कोई फायदा ही नहीं है। और हम लोग डिडक्शन देने के लिए इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि ये फंड्स ऑलरेडी हमें शॉर्ट पड़ रहे हैं। लोगों ने आर्ग्यूमेंट दिया, गवर्नमेंट ने बोला कि चलो इसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं। अब 115 BAC एक ऑप्शनल टैक्स स्कीम निकाली, जिसमें इन्होंने बोला कि हम आपको टैक्स के रेट में रिलीफ देंगे। कंडीशनल स्लैब रेट दे दिया, नया स्लैब रेट है। नया स्लैब रेट है बुक में, आपको देखना है तो मैं दूसरे चैप्टर में पेज नंबर बता देता हूँ। वो पढ़ाने वाला तो मैं बाद में डिटेल में हूँ एज अ चैप्टर, लेकिन अभी देख लो कि पेज नंबर 400 के अराउंड होगा लास्ट में। 399। मिला? उसमें देखो एक और स्लैब रेट जैसा दिखेगा आपको, उसके रेट्स ही अलग है, मतलब पूरा ब्लॉक अलग है। ये है ऑप्शनल टैक्स स्कीम या स्लैब रेट का स्ट्रक्चर। इसमें इन्होंने बोला कि अगर आप डिडक्शंस क्लेम नहीं करते हो, जैसे वो 80C और वो सब जो बता रहा हूँ जो हम पढ़ने वाले हैं, वो डिडक्शंस आप क्लेम नहीं करते हो तो आपके लिए ये स्लैब रेट एप्लीकेबल रहेगा। इसमें 3-3 लाख रुपए के ब्लॉक है और रेट 5-5% ही बढ़ रहा है। 0 to 3 लाख बेसिक एग्जामेशन, 3 से 6 लाख में 5%, 6 से 9 लाख में 10%, 9 से 12 लाख में 15% ऐसे बढ़ रहा है। तो एकदम से 5 के बाद 20 वाला जंप नहीं, उसके बाद 10 है, 15 है, 20 है। 15 लाख से ऊपर जाओगे ना तो 30% है। तो गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है, आपके आर्ग्यूमेंट के हिसाब से काम करते हैं, ये स्लैब रेट बना देते हैं, बट दिस इज कंडीशनल। अगर आप ये स्लैब रेट में जाते हो तो डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही ने बोला कि हम तो वैसे ही खर्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहे, डिडक्शन तो हम वैसे भी क्लेम नहीं करते, तो हम 80C में कहाँ क्लेम करने के लिए इन्वेस्टमेंट करें। तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट मत करो और टैक्स का यहाँ पे रेट हम कम कर देते हैं। तो अब ये स्लैब रेट में जो जाएगा वो डिडक्शन नहीं लेगा, लेकिन उसको ये स्लैब रेट में डिस्काउंट मिल जाएगा, टैक्स के रेट कम हो जाएंगे। तो अब एज एन असेसी आप क्या कर सकते हो, दोनों सिस्टम है, आप कैलकुलेट करके देख लो आपको सस्ता क्या पड़ता है। ओल्ड टैक्स रिजीम उसको बोलते हैं जो 2.5 लाख वाला अपन ने समझा, ये है न्यू टैक्स रिजीम अंडर 115 BAC। अब दोनों में से आपको कौन सा यूज करना है वो आप कैलकुलेट कर लो, जो सस्ता पड़े। अब अगर आप डिडक्शंस लेते हो और डिडक्शंस क्लेम करने के बाद पुराने स्लैब रेट से आपका टैक्स कम आता है तो आप इसमें मत आओ,
और आप डिडक्शन लेते नहीं हो, इन्वेस्टमेंट्स करते नहीं हो जो इसमें बोली हुई है, तो फिर आप ये वाला स्लैब रेट यूज कर लो। तो आपको दोनों में से जो टैक्स सस्ता पड़ रहा हो आप वो स्कीम में जा सकते हो। दिस इज ओल्ड रिजीम वर्सेज न्यू रिजीम। अभी अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर रखा है। अभी वापस नया बजट आया, उसमें इसमें भी चेंजेस कर दिए। तो ये 3-3 लाख का जो ब्लॉक है ना, 4-4 लाख का कर दिया। 0 to 4 लाख, 4 to 8 लाख, 8 to 12 लाख। तो फिर वो अभी नया सिस्टम आया, लेकिन वो अगले साल से एप्लीकेबल होगा। अपने एग्जाम के लिए यही वाला एप्लीकेबल है जो लास्ट बजट में आया था वैसा। सो दिस इज 115 BAC। अब क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डिडक्शन लेने की बात की है कि नहीं मिलेंगे, तो हर चैप्टर में आपको ये 115 BAC नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा कि इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर 115 BAC देन दिस डिडक्शन इज अवेलेबल, दिस इज नॉट अवेलेबल, वो मिलेगा ही मिलेगा। तो एवरी चैप्टर में ना ये पॉइंट साथ साथ में कॉमन चलता है। बट अभी मैं हर चैप्टर के बीच में उसको ज्यादा नहीं समझाऊंगा, जितना रेलेवेंट होगा उतना रिलेट करेंगे। अभी जो आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ वो रिबेट की वजह से है। रिबेट वाला सेक्शन जो पढ़ रहे थे ना, उसमें नीचे उन्होंने मेंशन किया है कि जो 115 BAC में जा रहा है उसके लिए रिबेट की कंडीशन डिफरेंट हो जाएगी। अपने लिए कंडीशन क्या है, 5 लाख की टोटल इनकम, 12,500 का मैक्सिमम डिस्काउंट। 115 BAC वाले में हो जाएगी टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक। तो अप टू 7 लाख अगर आपकी टोटल इनकम है और आप 115 BAC वाला स्लैब यूज कर रहे हो, तो 87A आपके लिए रहेगा, अवेलेबल रहेगा। और जो डिस्काउंट है मैक्सिमम, वो 12,500 के बदले हो जाएगा 25,000, 25,000। 7 lakhs is not. नहीं, अप टू 7 लाख। जैसे उसमें 5 लाख था, यहाँ 7 लाख हो गया, लिमिट बढ़ा दी। और 12,500 का 25 कर दिया। ठीक है, तो मेजरली अभी आपको ये पॉइंट ही ध्यान रखना है, बाकी फिर इसके कैलकुलेशंस भी अपन देखेंगे आगे। बट अभी ये कंडीशन खाली ध्यान रखो कि नंबर क्या है। अब देखो उसके बाद लास्ट में एक और डेफिनेशन दे रखी है जो बीच में अपन ने पेंडिंग भी छोड़ी थी। मैक्सिमम मार्जिनल रेट, MMR। पीछे भी था मैक्सिमम मार्जिनल रेट और एवरेज टैक्स रेट, ये एक छोटा डेफिनेशन बाकी रखी थी। अब समझ लो, मैक्सिमम मार्जिनल रेट किसी भी इंडिविजुअल पे लगने वाला हाईएस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, स्लैब रेट प्लस सरचार्ज प्लस सेस। स्लैब रेट क्या लगता है, 30%। हाईएस्ट स्लैब रेट क्या है किसी इंडिविजुअल के ऊपर, 30%। सरचार्ज का हाईएस्ट रेट क्या है, 37%। और बाकी सेस तो 4% लगने वाले, बस वही इन्होंने यहाँ पे किया कि MMR का रेट गिनना हो तो 30% प्लस 37% सरचार्ज और 4% सेस। अभी ऐसा नहीं 30 प्लस 37 67 मत कर देना, फिर 4% मिला के 71 कर दिया, ऐसा नहीं। 30 का 37%, ठीक है, नॉट 30 प्लस 37। 30 का 37%, तो वो समथिंग अराउंड 10% जैसा कुछ होगा। और फिर उस पर 4% वापस पैसे, तो कैलसीफिक इनके देख लो इफेक्टिव रेट क्या आ रहा है। तो ये कहाँ चला गया, रिफ्रेश हो गया ये, सारा लिखा हो गया। 30 का 37%, ये मिला के कितना हो रहा है, हाँ प्लस करके 41.1। और इसके ऊपर 4% वापस से 41.1 प्लस 4%, तो कितना हो रहा है? ये है इफेक्टिव रेट ऑफ MMR, मैक्सिमम मार्जिनल रिलीफ। मैक्सिमम मार्जिनल रेट बोला है, रिलीफ नहीं। रेट वर्ड यूज किया, रिलीफ नहीं। ठीक है, तो ये कहीं अगर यूज होगा ये रेट, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि अच्छा MMR इसको बोलते हैं। ये AOP BOI में कहीं लगा देते हैं लोग मैक्सिमम रेट। अगर आप उसमें कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं करते तो मैक्सिमम रेट जो भी एप्लीकेबल है एज अ पेनल्टी आपके ऊपर लगा देते हैं, वैसा भी होता है। एक और डेफिनेशन आती है, उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ टैक्स। ये सिंपल चीज हो गई, एवरेज रेट ऑफ टैक्स। कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, टोटल इनकम, सपोज आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए, तो इसके हिसाब से आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो स्लैब पे चलेगा ना, 0 to 2.5 पे 0, फिर बाकी 2.5 से 5 लाख पे 12,500 नॉर्मल SSC। 5 से 10 लाख पे जाओगे तो 1 लाख, और फिर 10 लाख से ऊपर जाएंगे तो इसमें 30%, मतलब 60,000, ये होगा ना।
तो टोटल हो जाएगा 1,72,500। फिर इसके ऊपर आप लगाओगे 4% से कुछ अमाउंट बनेगा, ये जो भी आएगा, मान लो अप्रोक्स 1,75,000 आ रहा है। तो आपका एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या होगा? एवरेज रेट ऑफ टैक्स मतलब कितनी आपकी टोटल इनकम है और उस पर आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, तो सीधा परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो उसको। 1,75,000 डिवाइड बाई 12 लाख इंटू 100, ये जो भी आएगा उसको बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ टैक्स। क्योंकि स्लैब में क्या हो रहा है ना, अलग अलग रेट्स लग रहे हैं। पहले 2.5 लाख पे 0%, फिर 5%, फिर 20%, फिर 30%। तो ऑन एन एवरेज आपने कितना पे किया, तो वो तो तभी पता चलेगा जब आप ये कैलकुलेशन करोगे। अब ये जो रेट निकालोगे, समवेयर अराउंड 14-15% जैसा आएगा ऑन एन एवरेज। तो आपने अलग अलग रेट पे कैलकुलेट किया, लेकिन एवरेज जो बन रहा है 15% बन रहा है, तो भाई आपकी इनकम का 15% अप्रोक्स 14 पॉइंट समथिंग होगा जो टैक्स में चला गया वैसा। दिस इज एवरेज रेट ऑफ टैक्स। वो तो ये अभी खाली डेफिनेशन है, एम आर बोलेंगे तो फिर यही रेट लगना है, बट वो कहाँ यूज करना बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ रेट समझ लो। टेक्निकलिटी में अभी नहीं है, सब धीरे धीरे आएगा, एक साथ नहीं आएगा, टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि ये तो जहाँ यूज होने वाला है वो सेक्शन आएगा तब पता चलेगा। अभी सिर्फ ये है कि मैक्सिमम मार्जिनल रेट होता क्या है, कितना होता है, तो वो फिक्स है, यही होता है। अब वो कहाँ यूज होगा वो फिर अपन जब सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें कवर हो जाएगा। अब यहाँ तक आते आते आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन वाला, ये पूरा कंप्लीट है। अब इसमें आपको कुछ क्वेरी है, पूरे चैप्टर में कुछ नहीं समझ आया तो बता दो। बोलो, कुछ कंफ्यूजन है यहाँ तक? रेट्स में कुछ नहीं समझ आया हो, थियरी में कोई क्वेरी हो तो देख लो 2 मिनट, अगर हो गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ नया टॉपिक देख लेते हैं। वो कवर हो जाएंगे इसमें, कोऑपरेटिव बैंक जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में आती है, तो वो इसमें कवर हो जाएगी, वो सही है। ठीक है, क्लियर सारे पॉइंट्स। अब एक छोटा टॉपिक इसके साथ ले लेता हूँ, चैप्टर नंबर 7। कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो शुरू होते ही खत्म हो जाते हैं, तो आपको भी अच्छा लगेगा, चलो एक चैप्टर हो गया ऐसा। पेज नंबर 190 है। टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड इनकम, छोटा सा टॉपिक है, जनरल डिस्कशन है, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। सेक्शन नंबर 68 से लेके 69 कैपिटल डी, ये पूरा ब्लॉक। अनडिस्क्लोज्ड इनकम, नाम से तो पता चल ही रहा है कि है क्या, इनकम छुपाई आपने बताई नहीं और उनको बाद में पता चल गई। अब ये रेड के टाइम पे भी हो सकता है, रेड करने आए और आपके पास बहुत कुछ मिला जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है। क्या क्या हो सकता है, घर पे रेड की, क्या मिलेगा, कैश और कुछ ज्वेलरी, ये सब हो सकता है। कैश है, ज्वेलरी है, और कोई आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हो बेनामी, प्रॉपर्टी के पेपर, एफडी के सर्टिफिकेट्स ब्लैंक नेम में बेनामी नाम से, वो सब चीजें, तो ये सब चीजें हो सकती है जो आपने छुपा रखी है। अच्छा, वैल्यूएबल आर्टिकल्स, फॉरेन करेंसी, ये भी हो सकता है, डॉलर हो, वो तो फिर फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन का और मामला अलग से ऐड हो जाएगा, क्योंकि फॉरेन करेंसी एक लिमिट से ज्यादा आप कैरी नहीं कर सकते, तो अगर रखी है तो वो मैटर और बढ़ जाएगा, ये सब चीजें होंगी। तो इनलीगली अगर आपने इस तरीके से पैसे छुपा के रखे हैं और पता चल गया, तो उसमें क्या एक्शन होगा, क्या टैक्स रेट लगेगा, वो सब पॉइंट्स है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं सेक्शन वाइज क्या बोला है। सबसे पहला सेक्शन नंबर 68 है, इसको बोल रहे हैं कैश क्रेडिट्स। अब कैश क्रेडिट्स वाला जो केस है, उसमें एग्जैक्टली बोलने का उनका मतलब ये है कि आपके अकाउंट में कुछ पैसे क्रेडिट हुए हैं। ये कैश क्रेडिट मतलब वो बैंक ओवरड्राफ्ट और सीसी लिमिट वो नहीं है। कैश क्रेडिट का मतलब है कि बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ है, तो आपको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना ये क्या है, कहाँ से आया। तो क्रेडिट हुआ लेकिन यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि ये क्या है, तो देखा जाए तो आपकी इनकम ही माना जाएगा। हो सकता है किसी ने आपको पैसे उधार दिए हो, किसी ने एडवांस दिया हो, और कोई नाम से पैसा कोई रीजन से आया हो, तो एंट्री तो बताओ कि है क्या।
क्रेडिट हुआ है मतलब कमाई है आपकी, अगर आप कुछ नहीं बोल रहे तो उसको कमाई मानेंगे। दैट इज कॉल्ड कैश क्रेडिट। और अगर ये आपने प्रूव नहीं किया कि ये इनकम का सोर्स क्या है, तो वो इसको अनडिस्क्लोज वाली कैटेगरी में काउंट करेंगे, और जो पेनल रेट ऑफ टैक्स है वो इसमें फिर लगेगा, ये आपको ध्यान देना है। अब क्या होता है ना कि बहुत सारे केस में कुछ लूप होल्स भी थे जो इस चीज को लेके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी यूज करते थे अपने क्लाइंट्स के लिए, कि भाई इनकम आ गई अकाउंट में, बहुत सारा पैसा आ गया, क्रेडिट हो गया, अब इसको क्या नाम से शो करें, टैक्स तो भरना नहीं है। तो कितनी बार बता देते थे शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, ये एक चलता है स्टैंडर्ड था। बोला कि शेयर इशू करने वाले हैं, उसके पैसे मंगवाए, एप्लीकेशन मनी है, तो कमाई थोड़ी है, एप्लीकेशन मनी इज नॉट टैक्सेबल, वो तो कैपिटल रेज कर रहे हो ना। तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ऐसे करके वो पैसा दिखा दिया। फिर मार्च में हो गया अकाउंट क्लोज, रिटर्न रिटर्न भर दिया, फिर बोला अलॉटमेंट कैंसिल, अब पैसों की जरूरत नहीं है, वापस कर रहे हैं, तो विड्रॉ करके निकाल के दे दिए। तो इन शॉर्ट कमाई है अपनी, लेकिन उसको शेयर एप्लीकेशन मनी दिखाया, बैंक में रहने दिया, उस पर टैक्स नहीं भरा, फिर उसको विड्रॉ करके कैश में खर्च कर दिया। तो ये तो बड़ा इजी हो गया ना। तो बहुत साल तक ये चलता रहा, बाद में फिर इन्होंने यहाँ पे चेंजेस कर दिए। बोला अगर अब ऐसा है शेयर एप्लीकेशन मनी है, तो हमें लिस्ट चाहिए एप्लीकेंट्स की पैन नंबर के साथ, जिन लोगों ने पैसा लगाया उन्होंने अपने अकाउंट से ट्रांसफर किया, तो हमें पैन नंबर दे दो, हम चेक कर लेते हैं कि उन्होंने भी शेयर एप्लीकेशन मनी के तौर पे उसको दिखाया है कि मनी पेड या फिर क्या है, मालूम तो पड़े, दोनों साइड टैली होना चाहिए। अब वो लूप होल को क्लोज कर दिया। अब अगर ब्लैक मनी है या आपकी इनकम है जिसपे आपको टैक्स नहीं भरना है, तो इस नाम से आप उसको ना यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको लिस्ट देनी पड़ेगी और उसमें पैन नंबर के साथ टैली हो जाएगा वैसे। तो ये सब चीजें होती है। तो अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि पैसे आए कहाँ से, तो वो आपकी डीम्ड इनकम मान लेगा और इस सेक्शन में आपके ऊपर टैक्स लगा देगा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, वो ध्यान रखना है। ये स्टोरी है इसमें, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। दूसरा बोला अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स, ये तो नाम से पता चल रहा है, इन्वेस्टमेंट्स दिख रही है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कौन सी इन्वेस्टमेंट है ये भाई, कहाँ से पैसा आया, आपने इतनी सारी एफडीआं करा रखी है, एफडी बेनामी नाम से करा रखी है, ये सब बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिख रही है, तो वो आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, तो उसको बोलेंगे अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट है अनएक्सप्लेन्ड मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल्स। बुलियन का मतलब गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, मतलब ज्वेलरी के फॉर्म में नहीं है, डायरेक्ट कॉइन के फॉर्म में। वैल्यूएबल आर्टिकल्स में कुछ एंटिक्स हो सकते हैं, ऐसी कोई चीजें हो सकती है जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू, पेंटिंग्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। 69 बी में बोला है नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड, दोनों में फर्क है ना, ऊपर है अनएक्सप्लेन्ड, भाई आपने कहीं कुछ डिस्क्राइब ही नहीं किया। नॉट फुल्ली डिस्क्लोज का मतलब दिखाया है लेकिन वैल्यू गलत बताई है। तो आपको 1 करोड़ का गोल्ड पड़ा है, आपने उसको 60 लाख दिखाया, उस टाइप का, तो दैट इज इनकम्प्लीट ना, तो वो हो गया नॉट फुल्ली डिस्क्लोज, इफेक्ट सेम होगा। नेक्स्ट है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंसेस, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंसेस बोला, इनकम नहीं। ये क्या बात हुआ, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंसेस का मतलब देखो, अगर आपको इनकम छुपानी है टैक्स बचाने के लिए, तो सिर्फ इनकम छुपाने से काम नहीं होता है, पूरा ट्रांजेक्शन ना रिवर्स में जाके गायब करना पड़ता है। अब एक तरफ ना मैं, मेरी एक्चुअल कमाई है, कैसे होता है बैलेंस शीट में या पीएनएल में एक एक्सपेंसेस का भी रेशियो होता है, वो समझ लो आप। तो आपकी पीएनएल बनती है, तो उसके अंदर ये जो इनकम साइड है, उसमें आपने आपकी इनकम दिखाई है 1 करोड़ रुपए, तो उसके सामने कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे। अब एक्सपेंसेस का एक रेशियो भी तो होता है कि भाई 1 करोड़ रुपए का मैंने सेल किया है या प्रॉफिट हुआ है, तो उसके सामने मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना आया, मटेरियल का कॉस्ट इतना लगा, लेबर के वेजेस इतने लगे, बाकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इतने हुए, रेंट इतना हुआ, एक रेशियो होता है। अब आपने क्या किया ना, सोचा यार इतना कमाई नहीं दिखानी, तो ये 1 करोड़ को घटा के आपने कर दिया 40 लाख सीधा, तो खर्चे नहीं घटाने पड़ेंगे। इनकम टैक्स वाले पागल थोड़ी ना है, बाकी सबके बैलेंस शीट पीएनएल भी देखते हैं। बोले यार 1 करोड़ की किसी की सेल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, तो उसके सामने इतना लाइट बिल आता है, आपके तो 40 लाख की सेल है, फिर भी लाइट बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। तो अगर लाइट बिल आया है तो प्रोडक्शन तो हुआ होगा, प्रोडक्शन हुआ है तो फिर सेल हुआ होगा, तो ये इतना अमाउंट कैसे। तो अगर आप इस तरफ रिडक्शन करोगे ना, तो ये सारे खर्चे भी आपको प्रोपोर्शनेटली कम करके दिखाने पड़ेंगे, तो टैली होगा। अब जितना यूज है, जितनी कमाई है, उतना लाइट बिल आएगा। अब एक फैक्ट्री है, दो फैक्ट्री आजू बाजू चल रही है, दोनों का सेल जो है सिमिलर है, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी मोर और लेस सिमिलर होगा। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, ज्यादा तो होगा नहीं। लेकिन किसी की सेल मेरे से आधी है और लाइट बिल सेम आ रहा है, ये कैसे हो सकता है, तो उसकी मशीन सेम कंडीशन में होके डबल पावर कंज्यूम कर रही है, ऐसा तो होगा नहीं। तो वहां से पता चल जाता है कि इनकम छुपाई है। तो अगर आप इनकम छुपाते हो, तो उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी एक्सपेंसेस के ट्रांजेक्शन है सारे आपको छुपाने पड़ते हैं। बट अगर वो करना भूल गए, आपने सोचा डबल फायदा लेते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस वहीं पे, डबल प्रॉफिट, वो नहीं चलेगा, उसी से पकड़े जाओगे। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंसेस, ये सब खर्चे कहाँ हुए आपके, मतलब प्रोडक्शन किया तो इन्वेंट्री में दिखना चाहिए, ना इन्वेंट्री में है, ना सेल हुआ,
तो खर्चा हुआ, मटेरियल लगाया, लेबर लगाई, लाइट बिल गया, प्रोडक्ट कहाँ गया? तो ये तो आपने कैश में बेच दिया और दिखा नहीं रहे हो, और कैश में सेल कर दिया तो खर्चा कैसे क्लेम कर रहे हो फिर? तो दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती वैसे। तो दिस इज अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंसेस, ध्यान रखना पड़ता है। चलो नेक्स्ट, अमाउंट बोरोड रीपेड ऑन हुंडीज अदर देन बाय अकाउंट पे चेक। हुंडीज का मतलब होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, लोकल बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए देसी नाम है अपना, हुंडीज बोला जाता है। ठीक है, तो ये बात हो रही है अमाउंट बोरोड रीपेड ऑन हुंडीज अदर देन बाय अकाउंट पे चेक। तो चेक से अगर आप पैसा उधार ले रहे हो, दे रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके अलावा कुछ है तो फिर वो अनएक्सप्लेन्ड वाली कैटेगरी में आएगा। और स्पेसिफिक बोले अकाउंट पे ही चेक, क्रॉस चेक भी नहीं चलेगा और वो बेरर चेक भी नहीं चलेगा। तो अगर मैं किसी से पैसा कैश में उधार ले रहा हूँ या उसको रीपे कर रहा हूँ या इंटरेस्ट चुका रहा हूँ, बिजनेस में ये सब चीजें कॉमन है ना, मुझे पैसा चाहिए था, मैंने इंटरेस्ट पे आपसे ले लिया, तो ट्रांजेक्शन अकाउंट पे ही चेक से ही होना चाहिए, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अदर देन दैट है तो फिर इस कैटेगरी में आ सकता है। वैसे कच्चे के पैसे होते हैं, लोग कैश में उधार लेते हैं, देते हैं, तो उसमें तो क्या छोटी सी डायरी में हिसाब हो जाता है कि भाई इतने पैसे मैंने आपसे 10 लाख रुपए उधार लिए, छोटी डायरी बनाई, उसमें लिख दिया 10,000, पीछे के जीरो गायब, और किसी को नहीं पता है कितने पैसे थे। अब ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो तो इलीगल है ना, फिर पकड़े गए तो भाई 10 लाख रुपए जिसने दिए उसकी बुक्स खोली तो उसकी बैलेंस शीट में टोटल 10 लाख नहीं थे, तो उसके बाद 10 लाख रुपए आए कहाँ से? ब्लैक मनी। आपने 10 लाख रुपए उधार लिए, आपने चेक से क्यों नहीं लिए, अकाउंट में क्यों नहीं दिखाए? आपके लिए तो ब्लैक मनी हुआ, तो वहां पे ये सब प्रॉब्लम आ जाती है वैसे। सर ये जो बाहर लोग करते हैं बैंक की तरह देते हैं ऐसे, तो वो इलीगल ही हुआ। नहीं, आप व्हाइट मनी चेक से दो तो लीगल है, मेरा पैसा है, मैं किसी को उधार दे रहा हूँ, कितना ब्याज दे रहा हूँ मेरी मर्जी है, तो उसमें आप वो इलीगल नहीं है। मेरे पास व्हाइट मनी पड़ा हुआ है 1 करोड़ रुपए, मैं क्या करूंगा पैसों का? कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करूंगा। आपने मुझे बोला सर कुछ पैसे उधार चाहिए, आपको बैंक के चक्कर में नहीं पड़ना है, मैंने ठीक है मेरे से ले लो, मैं इतना ब्याज लूंगा। तो मैंने आपको चेक से पैसा ट्रांसफर किया, आपसे चेक से इंटरेस्ट लिया, वो इनकम दिखाई, मैंने उस पर टैक्स भरा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कैश में चल रहा है तो प्रॉब्लम है। और ऐसा कोई लॉ नहीं है कि बैंक वाले ही लोन दे सकते हैं, हम एक दूसरे को लोन नहीं दे सकते, ऐसा तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रूल रेगुलेशन होते हैं। ये ब्याज का चक्कर खतरनाक भी है, जो लोग पैसा उधार पे देते हैं ना, लालची बहुत होते हैं, इतना इंटरेस्ट आपसे चार्ज कर लेते हैं कि आप इंटरेस्ट ही भरते रह जाते हो। तो अगर एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट चार्ज किया जाए तो उसके लॉज हैं कि आप किसी से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो पैसे के लिए, तो एक लिमिट से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। बहुत सारे केस आते हैं ऐसे, लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं उस चक्कर में, बोले इतना ब्याज लगा दिया मेरे ऊपर, मैं ब्याज ही भरे जा रहा हूँ, प्रिंसिपल का तो नंबर ही नहीं आ रहा, हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट। और लोग, इसलिए वो शॉप होनी चाहिए ना। मतलब आप और मैं नॉर्मल है, नॉर्मल पर्सन, फिर हम वो एक तरह से इलीगल हो गए ना, ऐसे नॉर्मल पर्सन, फिर वो शॉप होने चाहिए पैसे दे लेंगे इंटरेस्ट। हाँ वो तो बराबर है, बट अगर बिजनेस में है तो आप बुक्स में दे सकते हो, ऐसे इंटर बिजनेस में भी आप दिखा सकते हो ना, किसी को इंटरेस्ट पे पैसा दिया, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन पॉइंट खाली वही है कि इसमें जो अमाउंट की लिमिट है, इंटरेस्ट की जो लिमिट है वो एक रहती है कि इलीगली आप, क्योंकि कितनी बार क्या होता है लोगों को इंटरेस्ट वाली बात समझ में नहीं आती, कैलकुलेशन नहीं समझ आता, भाई अर्जेंट पैसे की जरूरत है, ये हो गया वो हो गया, इंटरेस्ट चार्ज करने वाले लिखवा लिया, 5% लूंगा 1 महीने का। अरे 5% 1 महीने का क्या होता है? पूरे साल का 60% हो गया, वो भी महीने महीने कंपाउंडिंग करो 60 के प्लस जाएगा, तो बंदा पूरे साल में आपके पैसे चुकाएगा कि ब्याज भरेगा? तो ऐसा लोग लिखवा लेते हैं। फिर जब वो भरने पे आता है ना तो उसको समझ में आती है अच्छा इतना इंटरेस्ट जा रहा है यार, इतना तो मैं कभी खत्म ही नहीं कर पाऊंगा। तो फिर वो पैनिक हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। ये बोलता है भाई तूने लिख के दिया है, पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो ये नहीं तो वो। तो उसके कुछ रूल्स हैं कि भाई ऐसा आप अननेसेसरी कुछ भी एक्सवाइजेड रेट पे नहीं चार्ज कर सकते, लेकिन आप इंटरेस्ट पे एक दूसरे को पैसा दे रहे हो तो ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है इसका टैक्स रेट। मेन तो ये बात हो गई, अभी तक तो हम कंडीशन समझ रहे थे, अब टैक्स रेट है 115 BBE, ये सेक्शन है। 115 की पूरी सीरीज जो है वो इसी सब चीजों पे चलती है। अनडिस्क्लोज इनकम पे कितना टैक्स लगेगा, रेट देख लो, 60% फ्लैट रेट ऑफ टैक्स, 60%। जैसे नॉर्मली हाईएस्ट रेट 30 था, या डबल कर दिया सीधा। इनकम भी तो अनडिस्क्लोज है ना, उन्होंने ढूंढ के निकाली, आप थोड़ी सामने से गए थे, ये तो ऐसा हो गया ना, तो उन्होंने मेहनत की है, तो टैक्स रेट तो ज्यादा ही लेंगे ना, सीधा डबल कर दिया, 60% जो टैक्स चला गया। बात वहां खत्म नहीं हुई, उसके ऊपर है 25% सरचार्ज, 60 का 25%, तो 15% के अराउंड होगा वो, 75 तक पहुंच गया होगा। फिर 4%, 4% सेस, है ना, तो 75 पे 4%, 78 हो गया, तो 78% तो ले गए। अच्छा अब इसके सामने जैसे आपकी इनकम अनडिस्क्लोज इनकम पकड़ी गई, फिर इस पे इन्होंने टैक्स मांगा, तो आपने बोला सर ये इनकम कमाने में मेरा खर्चा भी हुआ था, एक्सपेंसेस का डिडक्शन मांग रहे हो, बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डिपार्टमेंट बोलेगा तो ये ऐसे ही था, तो फिर आप इनकम दिखा देते,
एक्सपेंस क्लेम कर लेते, नेट अमाउंट पे 30% टैक्स सामने से भर देते। आपने तो छुपाया ना, ये तो हमने ढूंढा तो आप बता रहे हो, वरना कौन सा पैसे आने वाले थे। अब इस इनकम के सामने कोई एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो बोले अब मेरी इनकम तो बुक्स में आई गई, अब तो इसमें से कुछ वो 80C 80D वाला कुछ म्यूचुअल फंड ले लूं क्या, एफडी करा लो तो चलेगा। अरे नहीं, ये सब पहले करना चाहिए था। अब पकड़े गए हो ना, अब पूरा फुल सरेंडर, अब ग्रॉस अमाउंट गया आपका, अब जो टैक्स लेंगे पूरे अमाउंट पे लेंगे। अच्छा सर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तो ले लो, नहीं वो भी नहीं देंगे, फ्लैट रेट ऑफ टैक्स, ठीक है, ये सब चीजें अब नहीं मिलेंगी। कोई लॉसेस सेट ऑफ करने बाकी है बुक्स में, वो भी नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं, सीधा अमाउंट ना उसके ऊपर टैक्स देना ही है, कोई बेनिफिट मांगने मत आना। अच्छा यहाँ बात खत्म नहीं हुई, पेनल्टी भी तो आएगी, ये तो टैक्स है, जो आपने किया वो गलत है ना, तो उसकी पेनल्टी भी तो लगेगी। तो कितनी होगी, 10% पेनल्टी। 78 तो वैसे ही दे रहे हो, और आपकी टैक्स लायबिलिटी जितना टैक्स पेबल है उस पर 10% और पेनल्टी। अब ये तो 80+ चला गया। हाँ अब आप सोचो, एज एन इंडिविजुअल आपकी फीलिंग क्या होगी। बोले 78% गया प्लस 10% पेनल्टी गई, अब बचा ही क्या था बस, हार्डली 10-15%। इतने पैसों का भी क्या करूंगा। तो इसमें इसमें तो ऐसे ही कोई गुस्सा आ जाएगा, बोले लो ये भी ले जाओ, क्या घुमा घुमा फिरा कर टैक्स लगा रहे हो? बोलो सारे पैसे चाहिए लेके जाओ, लो 15% ऊपर का भी रख लो, बच्चों में बांट देना, मिठाई खा लेना, बस और क्या। ठीक है, तो गुस्सा में बाकी के पैसे उनके मुंह पे मार सकते हो कि सारे लेके जाओ, अगली बार ऐसे छुपाऊंगा कि मिलेंगे ही नहीं, ठीक है ऐसा। हाँ, तो क्या एसएससी कौन सा सुधर जाएगा, वो सोचेगा अगली बार इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीका ढूंढना पड़ेगा कि पकड़े नहीं जाना है वैसा। हाँ, अगर जेल नहीं गया तो, जेल गया तो फिर तो खुद को ही नहीं बचा पाएगा, फिर तो अलग बात है। इसमें कोई लिमिट है काफी, इसमें कौन चेक करते हैं, मतलब हम दो तो वो प्रैक्टिकली रूल्स में हो सकती है, बट यहाँ सेक्शन में कुछ नहीं, नहीं सेक्शन में कुछ नहीं। चलो ठीक है, तो ये अनडिस्क्लोज वाला पार्ट भी खत्म। और क्या ले सकते हैं, टाइम तो है, कोई छोटा टॉपिक दे। हाँ वो रेंज में है, 16 17 18 वाले छोटे टॉपिक्स हैं, उनमें चलो एक 17 वाला है वो पहले करवा देता हूँ, वो भी बहुत छोटा टॉपिक, एक ही सेक्शन है वो, 393 पेज पे। सिलेबस बहुत है, टाइम यूटिलाइज करो, जितना खत्म होता जाए अच्छा ही नहीं। अभी क्या बड़ा चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो मतलब नहीं है, इससे बेटर है छोटे टॉपिक्स ले लेते हैं। 393 इजी कंडीशन है, एक ही सेक्शन और सिंगल टॉपिक है वो। उसका नाम है कार्बन क्रेडिट्स। 393। चलो देखिए, सेक्शन का नंबर है 115BG और नाम है इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट्स। अभी कार्बन क्रेडिट्स एग्जैक्टली है क्या, पहले तो वो समझते हैं। जो फैक्ट्रीज है जिनमें कोल का कंजम्पशन होता है फॉर पावर जनरेशन, उनमें ना यूजेज की लिमिट होती है। ये कोल जो है वो पोल्यूशन क्रिएट करता है, तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की लिमिटेशन होती है कि एक पर्टिकुलर फैक्ट्री में आप कितना कोल कंज्यूम कर सकते हो ऑन मंथली बेसिस और ऑन एनुअल बेसिस, उससे ज्यादा कोल आपको मिलेगा ही नहीं। और क्योंकि हर किसी को अनलिमिटेड अलाउ कर दिया, तो हर कोई अपनी डिमांड के हिसाब से मैक्सिमम प्रोडक्शन करने की ट्राई करेगा। तो क्या होगा ना, कोल का कंजम्पशन इतना हो जाएगा कि जो पॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है एयर में वो बढ़ जाएंगे। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो लिमिटेशन है उसकी वजह से कहीं ना कहीं फैक्ट्री वालों पे रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। अब इसमें दो सिनारियो बनते हैं, भाई मेरी फैक्ट्री में डिमांड बहुत ज्यादा है, और कार्बन, ये जो कार्बन एमिशन की जो लिमिट है वो एक मेरी सैचुरेट हो गई है। अब इससे ज्यादा मैं अगर कार्बन एमिशन करूंगा तो पेनल्टी आ जाएगी। और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, कितनी बार तो फैक्ट्री बंद करवा देते हैं, सील हो जाती है, और परमानेंटली बंद करनी पड़ सकती है। तो सीरियस मैटर है, तो ना जितना कार्बन मैं एमिट कर चुका हूँ पूरे साल में और नहीं कर पाऊंगा। बट यार बिजनेस भी तो चलाना है, काम धंधा तो करना है, ऐसे थोड़ी कार्बन के चक्कर में फैक्ट्री बंद करके बैठ जाएंगे। तो इसका मैनेजमेंट करे कैसे। ऑन द कॉन्ट्ररी, किसी और की फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री है जिसमें इतना काम नहीं है आपके पास, तो आपको भी एक लिमिट अलाउ की हुई है कि इतने यूनिट आप कार्बन एमिशन कर सकते हो, लेकिन उसमें आपके पास अभी काफी मार्जिन है, 50% तो आपका यूज ही नहीं हुआ है, और लग भी नहीं रहा पूरे साल में इतना काम है कि शायद यूज हो पाए। तो आपने सोचा इस लिमिट, अनयूटिलाइज लिमिट का क्या करूं। दिस इज एन इंटेंजिबल असेट, देखा जाए तो एक के पास और ज्यादा डिमांड है, उसको जरूरत है कि वो और प्रोडक्शन कर सके, बट कार्बन एमिशन की लिमिट सैचुरेट हो गई है, दूसरे की खाली पड़ी है। बात समझ आ रही है, तो इसको बैलेंस कर सकते हैं ना। अब आप क्या सोचोगे कि यार मेरे पास तो ये कार्बन लिमिट खाली पड़ी हुई है, किसी दूसरे को दे दूं तो। सपोज आपको 500 यूनिट अलाउड है, मुझे 500 यूनिट अलाउड, मेरे 500 पूरे यूज हो चुके हैं, आपके 300 यूज हुए, तो आप क्या सोचोगे, वो 200 यूनिट आप मुझे दे दो अगर, या तो फिर अगर अलाउ नहीं किया ऐसा तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, तो मैं आपको बोलूंगा तेरी फैक्ट्री बना ले,
200 यूनिट है ना, मेरे गुड्स का प्रोडक्शन तेरे यहाँ कर लेता हूँ कि वो कार्बन एमिशन का बैलेंस यूज हो जाए। पर इससे बेटर ये है कि अगर आप मुझे अलाउ कर दो कि 200 यूनिट मैं यूटिलाइज कर सकूं और आप 300 में काम चला लो, तो हो सकता है। अब आप ये कार्बन एमिशन की जो परमिशन है आपके पास, और 200 यूनिट आप चाहो तो कार्बन जला सकते हो, ये परमिशन आप मुझे फ्री में दे दोगे या इसके कुछ पैसे चार्ज करोगे? एक तो आपकी फैक्ट्री चल नहीं रही है, 500 की कैपेसिटी, 300 यूज हो रहा है, आप वैसे ही दुखी हो। अब जो 200 यूनिट अनयूटिलाइज जा रहा है, मैं मांग रहा हूँ, तो आप सोचोगे यार कुछ तो पैसे निकले इसमें से। तो सीधी बात है, आप ये कार्बन एमिशन की जो परमिशन है वो आप मुझे बेचोगे, दिस इज थ्रू सर्टिफिकेट। और ये जो आप मुझे बेच रहे हो ये एक इंटेंजिबल असेट है जिसके लिए आप मुझसे पैसा डेफिनेटली चार्ज करोगे, और मैं देने को रेडी भी हो जाऊंगा ताकि मेरा प्रोडक्शन आगे बढ़े और मेरा बिजनेस बढ़े। तो ये जो मैं आपको पैसा दे रहा हूँ वो आपके लिए इनकम होगी ना। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर या टैक्सेशन ऑफ इनकम विच इज अर्नड थ्रू कार्बन क्रेडिट्स। आपके पास कार्बन एमिशन के पॉइंट्स या क्रेडिट्स पड़े थे जो आपने मुझे ट्रांसफर किए सर्टिफिकेट के थ्रू, और उसके बदले एक पैसा लिया। उस अमाउंट के ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स। सरकार को जैसे समझ में आया जैसे इसके ऊपर भी कमा रहे हो, बोले हमारा हिस्सा, तो तुरंत आ गए, बोले हमारा हिस्सा क्या। और जब स्टार्टिंग में इसके ऊपर टैक्स लगाया ना, फ्लैट 30%। पहले ऐसा हथौड़ा मारते हैं ना सिर के ऊपर कि भाई छोटी मोटी चोट से आपको फर्क ही नहीं पड़ता है, ये वैसी स्कीम होती है। तो पहले डायरेक्टली इन्होंने 30% टैक्स लगा दिया। और यार फिर वही बात हो गई, हर चीज में इतना पैसा ले रहे हो, टैक्स लगा रहे हो, थोड़ा इसको कम करना चाहिए। बाद में अमेंडमेंट करके 30% से इसको लेके आ गए फ्लैट 10% पे। तो आज की डेट में कार्बन क्रेडिट्स बेच के जो इनकम कमा रहा है उसको 10% टैक्स पे करना पड़ता है फ्लैट। अब इसमें कोई स्लैब रेट नहीं है, ये इनकम स्लैब रेट से अलग रखी जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर तो फ्लैट 10% देना है, और स्लैब रेट में गिन लोगे तो वापस रेट चेंज हो जाएगा, तो इसको अलग गिनते हैं। तो अगर आपकी टोटल इनकम में कार्बन क्रेडिट्स बेच के कोई इनकम आई है तो वो अलग, बाकी की इनकम अलग। तो कार्बन क्रेडिट वाले में फ्लैट 10%, बाकी की टोटल इनकम पे जो स्लैब रेट लगाते हो वैसे गिन लो, लास्ट में प्लस कर लेना, ये कैलकुलेशन होगी। अब ये इतना ही टॉपिक है, इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ याद नहीं रखना, छोटी सी स्कीम है, और रेट मैंने आपको बता दिया 10%। बस, तो ये टॉपिक तो यहाँ पे कंप्लीट है। उसके बाद देख लो वो 18 चैप्टर भी एक ही सेक्शन है, इंटरेस्टिंग है, पेज 395 पे, सेक्शन 115 BPH, वर्चुअल डिजिटल असेट। कुछ सुना है इसके बारे में, वर्चुअल डिजिटल असेट? कोई एग्जांपल? क्या? लोगो होगा आई थिंक कुछ करना। हाँ, ये सब चीजें हो सकती है। मेन इसमें पॉपुलर एग्जांपल है आपका क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन। तो उसके लिए टर्म यूज किया। क्रिप्टो का बहुत इशू चला इंडियन मार्केट में भी, क्रिप्टो अलाउ करना है नहीं करना है, और गैम्बलिंग हुई है, गवर्नमेंट ने भी थोड़ा चलने दिया। फिर बाद में सबके मजे ले लिए एक साथ वैसे। पहले बिटकॉइन बिटकॉइन सब सेल कर रहे थे, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए, वो DCX बिटकॉइन और पता नहीं कौन कौन सी वजीर एक्स और सब कंपनी आ गई, और टीवी पे ऐड दे रहे हैं कि आप हमारे पोर्टल के थ्रू बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसीज खरीद सकते हो, बेच सकते हो। अब टीवी पे ऐड आ रही है, सरकार को तो पता ही होगा, पूरे 1 करोड़ यूजर है हमारे, गवर्नमेंट को मालूम नहीं 1 करोड़ यूजर बिटकॉइन खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। तो गवर्नमेंट की परमिशन के बिना तो होने वाला है ही नहीं ये सब। जो कंपनी जिसने बनाई उसने रजिस्ट्रेशन कराया होगा, उसने GST नंबर लिया होगा, उसने पैन नंबर लिया होगा, ऑब्जेक्टिव बताया होगा, तो मालूम नहीं पड़ा सरकार को ये सब चल रहा है। किसी ने कुछ नहीं बोला, चलने दो, पहले पीक पे जाने दो, बाद में इनको पकड़ेंगे, वैसा है। तो सब कुछ करने दिया, लोग भी बिटकॉइन में पैसा लगा रहे हैं, ब्लैक मनी वाले भी खेल रहे हैं घुमा घुमा के, यार 1-2 लाख लगा देते हैं, क्या पता डबल हो जाए। तो एक दिन में 25% बढ़ जाता है, 50% नीचे भी चला जाता है। तो गैमलिंग में क्या है, स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा है वहां पे, तो काफी लोगों ने किया। अब बात ये हुई कि क्या क्रिप्टो करेंसी एक पॉइंट पे अपनी जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल करेंसी उसको रिप्लेस कर देगी क्या? ऐसा हो जाएगा कि आप बिटकॉइन से पेमेंट कर सको? तो कुछ जगह पे वेस्टर्न कंट्रीज में ये डिबेट शुरू हो गया कि इन फ्यूचर बिटकॉइन फ्यूचर है करेंसी का, और पूरा वर्ल्ड बिटकॉइन पे आ जाएगा, और डॉलर रुपये ये सब बंद हो जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला भाई ऐसा तो हम करने नहीं देंगे, क्योंकि इकोनॉमी को कंट्रोल करने का एक तरीका होता है करेंसी, और इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए अगर हम अपनी करेंसी छोड़ के बिटकॉइन पे आ जाएंगे तो हमारी इकोनॉमी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। अच्छा, बिटकॉइन किसका है, कौन है बिटकॉइन चलाने वाला? कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी तो है ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, तो बिटकॉइन तो हवा में चल रहा है, वैसी बात हो गई। बिटकॉइन की माइनिंग हो रही है, बिटकॉइन जनरेट हो रहा है, बिटकॉइन बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिटकॉइन चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन है, वो तो किसी को पता ही नहीं है। तो ऐसे कैसे हम अपनी कंट्री की इकोनॉमी किसी और करेंसी के हाथों में दे दे जिसका अता पता ही नहीं है, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को गवर्नमेंट ने उतना रिकग्निशन दिया नहीं। हाँ, ये जो गैम्बलिंग में खेल रहे थे उनको खेलने दिया, तो तुम लोग खेलो, बाद में देखते हैं इसका। अब बजट में अनाउंसमेंट कर दिया
पहली चीज तो देखो किस तरीके से अनाउंसमेंट किया वो समझो। क्रिप्टो करेंसी वर्ड ही यूज नहीं किया, ना बिटकॉइन वर्ड यूज किया, बिकॉज गवर्नमेंट ये बोल रही है कि दिस इज नॉट अ करेंसी। तो अगर उसको नाम दे दे क्रिप्टो करेंसी तो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि करेंसी है। इंडियन गवर्नमेंट बोलती है करेंसी है ही नहीं है, ये आप इन्वेस्टमेंट के लिए आपने कुछ वर्चुअली क्रिएट किया है, ठीक है, बट दिस इज नॉट करेंसी। करेंसी तो भाई हमारा इंडियन रुपी है, वो रिप्लेस नहीं हो सकता। तो नाम दे दिया वर्चुअल डिजिटल असेट, असेट बोल दिया, करेंसी नहीं बोला। तो हम क्यों रिकग्निशन देते हैं, हम खुद ही बोल रहे हैं कि करेंसी नहीं है, और फिर एक्ट में लिख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगेगा। बोले आपने मान तो लिया है करेंसी, तभी तो लिखा क्रिप्टो करेंसी। तो करेंसी वर्ड को उन्होंने जानबूझ के इग्नोर मारा, ये करेंसी नहीं है। तो दूसरा नाम क्या दिया, वर्चुअल डिजिटल एसेट। डिजिटल एसेट में कुछ भी हो सकता है। तो बिटकॉइन इज अ डिजिटल एसेट, इट इज नॉट अ करेंसी एज पर द गवर्नमेंट रिकग्निशन। इसको रिकग्नाइज ही नहीं किया। अब बोला आपको बिटकॉइन खरीदना है बेचना है करो, कोई मना नहीं है, लेकिन उस पर टैक्स लगेगा। प्रॉफिट कमाया 30% टैक्स। और फ्लैट 30% टैक्स लगाते ही आधे लोग मार्केट से बाहर, यार इतना महंगा, इतना कौन टैक्स पे करेगा। तो बिटकॉइन मार्केट थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो गया, काफी डाउन हो गया इस वजह से, क्योंकि इसको टैक्सेबल कर दी वैसा। फिर बीच में एक आया था एनएफटी टोकन्स, ये कुछ अलग ही चला था। मतलब कभी कभी यार लोग पे पागल हो जाते हैं। बिटकॉइन में ऐसे बहुत किस्से सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं कि 2009 में 2010 में किसी ने $1 का बिटकॉइन खरीदा था, आज $50,000 का हो गया। तब आपने 100 बिटकॉइन ले लिए होते तो आज आप इतने करोड़पति होते, ऐसा वैसा जो स्टॉक मार्केट में चलता है कि भाई ये शेयर आपने इतने दिन पहले खरीद लिया होता तो आज इतने का होता। अरे तब थोड़ी पता था इतने का होने वाला है, तो सब खरीद लेते। तो वो तो बात ही नहीं ना, पास्ट में जाके ये कर लिया होता तो ऐसा होता। कोई टाइम मशीन लेके बैठे हैं कि अब बता दो चेंज कर लेते हैं, वो होने वाला नहीं। तो बिटकॉइन में थियरीज बहुत चली। अब क्या होता है ना, पैसे वाले लोग जिनका फालतू पैसा पड़ा होता है ना, उनको ये सब चुल बहुत होती है, यार क्या पता अपने भी ऐसे और पैसा कमा ले। तो कभी भी मार्केट में कुछ नया आता है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को समझ नहीं है, तो जिनके आप बहुत फालतू पैसे पड़े हैं वो उसमें टूट पड़ते हैं। मैं लेके रख लेता हूँ, क्या पता बिटकॉइन की तरह 10 साल बाद ये भी 100 गुना मल्टीप्लाई हो जाए, तो मेरी तो और चांदी हो जाएगी। उस चक्कर में बीच में चला था एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन्स। और ये तब आया था जब फेसबुक ने अनाउंस किया था कि हम मेटावर्स लेके आ रहे हैं। ये कोविड के अराउंड ये स्कीम लेके आए थे फेसबुक वाले। फेसबुक की बेचारे की प्रॉब्लम ये है कि पूरी दुनिया फेसबुक पे ऑलरेडी आ चुकी है, उसके पास टारगेट कस्टमर खत्म हो गए। सोचो प्रॉब्लम देखो कितने बड़े लेवल का है। एक लोकल मार्केट का मैन्युफैक्चरर है, सेलर है, बोले यार ये सूरत सिटी में तो मैंने पूरा कवर कर लिया, लेकिन और कस्टमर बढ़ाने हैं, तो सूरत के बाहर सेल करता हूँ, गुजरात के बाहर सेल करता हूँ, इंडिया के बाहर सेल करता हूँ। फेसबुक वाले का प्रॉब्लम ये है कि पूरी दुनिया कस्टमर बना चुका है, अब और कस्टमर कहाँ से लाओ, अर्थ पे और कस्टमर नहीं बचे उसके। ये जेन्युइन प्रॉब्लम है फेसबुक का, इसलिए ग्रो नहीं कर रहा है। उन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि पूरे वर्ल्ड में फेसबुक लॉन्च कर दिया, और फेसबुक के अराउंड कुछ कितने 200 करोड़ से ऊपर या 300 करोड़ से ऊपर अकाउंट्स, 300 करोड़ से ऊपर ऑलरेडी अकाउंट्स है। और टोटल पॉपुलेशन है 800 करोड़। उसमें से कुछ परसेंटेज वो हैं जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, कुछ परसेंटेज वो है जो माइनर है, कुछ परसेंटेज है सीनियर सिटीजन है, बाकी जो बचे उसमें से 95% का फेसबुक अकाउंट ऑलरेडी है। बात समझ आ रही। तो अब धरती पर लोग ही नहीं बचे जिनका फेसबुक अकाउंट ओपन करवा करवा के वो अपने यूजर ऐड कर सके, सैचुरेशन आ गया ना। तो प्रॉब्लम देखो सैचुरेशन कहाँ पे आया, पूरे अर्थ को कवर कर लिया। अब कहाँ से लाए कस्टमर। अब भाई चांद पे मंगल पे तो लोग है नहीं कि उनका भी अकाउंट बनवा दे, तो पॉसिबल नहीं है। तो फेसबुक वाले का यूजर बेस अटक गया। अब इन्वेस्टर देख रहा है तेरे बिजनेस में ग्रोथ तो बचा नहीं, सब लोग तो आ गए, अब क्या करेगा। तो उनको कुछ नया नया करना पड़ता है। उस चक्कर में उन्होंने इंस्टाग्राम खरीद लिया कि चलो यहाँ के यूजर जो है वो भी हमारे हो गए। तो ये सब करके व्हाट्सएप खरीद लिया। अब जहां पब्लिक आएगी ना वहां फेसबुक वाला पहुंच जाता है कि उनको तो क्राउड चाहिए। अब सोचो फेसबुक का पोर्टल बनाया उसमें कोई है ही नहीं, तो क्या मतलब हुआ, इंस्टाग्राम सबने यूज करना बंद कर दिया, वैल्यूएशन तो खत्म हो गई ना। तो जहां भीड़ आएगी ना वहां पे फेसबुक वाला पहुंच जाएगा। इन्होंने बोला मेटावर्स क्रिएट करेंगे, मतलब एक वर्चुअल वर्ल्ड जिसके अंदर आपका एक कैरेक्टर होगा जो वर्चुअल वर्ल्ड में घूम रहा है। अब बोले जो अपने इवेंट्स नहीं अटेंड करते, कोई जैसे कोई स्टैंड अप कॉमेडी हो गई, या म्यूजिक वाला हो गया, कोई सिंगिंग शो हो गया, कुछ है, कोई सेलिब्रिटी आया स्टेज शो कर रहा है, बोलो मेटावर्स में वर्चुअली घर पे बैठ के अटेंड करो। वैसा कुछ उस टाइप का कंसेप्ट लेके आए थे, बोला हम इसको डेवलप कर रहे हैं। अब इसे क्या इन्वेस्टर्स में कुछ आ गया कि चलो कुछ नया आ रहा है, मतलब फेसबुक वाला कुछ कर रहा है। उसमें उन्होंने कुछ एनएफटी टोकन सेल करना स्टार्ट किया, इमेजेस, जो डिजिटल इमेज होती है उसका पैसा चार्ज कर रहे हैं। तो लोगों को लगा कि ये वर्चुअल वर्ल्ड बनेगा, उसके अंदर ये इमेजेस का कॉपीराइट हमारे पास होगा, फिर वो वर्चुअल वर्ल्ड में जो इमेज वो यूज करेगा उसका हमें पेमेंट मिलेगा। तो लोगों ने टोकन खरीदने शुरू कर दिए, मतलब डिजिटल फाइल, एक जेपीजी फाइल के पैसे दे रहे हैं। और कितने पैसे दे रहे हैं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ऐसा कि इन फ्यूचर बिटकॉइन जैसे चल पड़ा ना तो अपने पैसे कमा लेंगे। तो अजीब सी बातें चल रही थी, काफी लोगों ने इन्वेस्ट किया। एक मेरा स्कूल फ्रेंड था, उसने सूरत में भी कुछ एनएफटी खरीदा, 10 लाख रुपए दिए। पेपर में फोटो आया था, चेक वेक खिंचवा रहा है, ना पागल हो गया क्या, 10 लाख रुपए खर्च कर रहा है।
अंधे पैसे हैं उसके पास, सब पापा के कमाए हुए, उसके खुद के नहीं है, वहां से चल रहा है। तो उसके पैसे इतने हैं कि 10-20 लाख रुपए खर्च कर भी देगा ना, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। और उसका कोई डिजिटल मार्केटिंग और ये सब का काम है, तो कहीं ना कहीं उसके काम के साथ वो रिलेट भी होता है। तो थोड़ा मार्केटिंग के लिए, अपना हाईलाइट करने के लिए 10 लाख रुपए देके कोई टोकन खरीद लिया, सारे मीडिया ने कवर कर लिया, सूरत के एक बंदे ने इतना पैसा खर्च करके टोकन खरीदा। अब वो टोकन का आज क्या कर रहा होगा पता नहीं, क्योंकि मेटावर्स हो गया फ्लॉप। फेसबुक ने बोल दिया भाई हम ऐसा कुछ डेवलप कर नहीं पाए, ये वर्क कर नहीं रहा है, और भाई आइडिया फ्लॉप है। तो वो टोकन्स का क्या करोगे, लेके बैठे रहो। तो एक डिजिटल फाइल है, उसके आपने इतने पैसे दे दिए, कॉपीराइट ले लिया, लेकिन वो फाइल को यूज ही नहीं कर रहा है, किसी को कॉपी करनी नहीं वो फाइल, तो कोई उसका पैसा क्यों देगा, तो वेस्ट हो गया। तो ये सब चीजें होती है। तो ये वर्चुअल डिजिटल एसेट अगर चल जाती और एक दूसरे को लोग आज वो एनएफटी टोकन बेच रहे होते, तो वो भी एक वर्चुअल डिजिटल एसेट में आती है, और उस पर भी टैक्स लगता। रेट से हमें 30% का ये बोला हुआ है। ठीक है, तो बिटकॉइन खरीदोगे बेचोगे तो 30% टैक्स लगेगा इस सेक्शन में, ये बता दिया। बस इतनी स्टोरी है इसमें। 115BBH। यहाँ पे ये चैप्टर भी आपका खत्म। देख लो आज कितने चैप्टर खत्म कर दिया आपने। फर्स्ट चैप्टर मिला के 4 चैप्टर हो गए। बेसिक कंसेप्ट खत्म, अनडिस्क्लोज इनकम, कार्बन क्रेडिट और वर्चुअल डिजिटल एसेट। ठीक है, इतना रख सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी वाला चैप्टर भी छोटा ही है, बट अभी नीड नहीं है, थोड़े हेड्स ऑफ इनकम पढ़ लेंगे ना, उसके बाद सही रहेगा। वो भी छोटा टॉपिक ही है वैसे, 1-2 पेज का ही है। और कोई चैप्टर के बाद देखना है। आज के लिए फिर इतना रखो ही ना, रिमेनिंग पॉइंट्स कल देखते हैं।